नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों कटघरे में आ गए हैं। जी हां, दोनों, राष्ट्रभक्ति भी और राष्ट्रवाद भी। दरअसल लद्दाख मामले में बीजेपी बुरी तरह फंस चुकी है। आज राहुल गांधी ने इसी मसले पे एक ट्वीट किया है। सबसे पहले उस ट्वीट को लाना चाहता हूं। बातें बहुत हैं, न सिर्फ लद्दाख की बातें, बिहार की भी करेंगे हम और चुनाव आयोग की भी करेंगे, लेकिन यहां सुनिए पहले राहुल गांधी की बात। लद्दाख के अद्भुत लोग, यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं, लद्दाख के अद्भुत लोग संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर हैं। यानी लद्दाख के अद्भुत लोग, वहां की संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई। भाजपा ने जवाब में 4 युवकों की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें छठी अनुसूची दो, यानी उसमें शामिल करो। राहुल गांधी ने बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास के अंदाज में कहा है दोस्तों कि हत्या, हिंसा, धमकी ये सब बंद करो और लोगों को उनका हक दो। बीजेपी तो हक देने की जगह छीनने का काम करती है। यह आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और अब वोट चोरी के रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें खुलासा हो रहा है कि कैसे चुन चुनकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को कोट करते हुए एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, पहले ये आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, लंबा चौड़ा पोस्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें साफ साफ कांग्रेस पार्टी लिख रही है कि बिहार में वोट चोरी का खेल, और उसको इंगित करते हुए कि क्या खेल है। खेल देखिए, पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में बीजेपी ने करीब 80,000 मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की साजिश रची है। इसके लिए बीजेपी के ऑफिशियल लेटर हेड पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। बीजेपी के लेटर हेड पर लिखा गया है। इसके साथ ही वहां पार्टी के बीएलए यानी बूथ लेवल जो एजेंट हैं, वो भी हर दिन चुन चुनकर 10 मुस्लिम वोटरों के नाम चुनाव आयोग को भेज रहे थे ताकि उन्हें भी वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाए। वोट चोरी के इस खेल में चुनाव आयोग सब जानकर भी अनजान बना रहा और बीजेपी का पूरा साथ दिया। आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं तो पूरे बिहार में किस हद तक वोट चोरी को अंजाम दिया गया होगा। बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी के कारनामे हर दिन देश के सामने आ रहे हैं। जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। यहां पर साफ साफ जनता इन वोट चोरों का पूरा हिसाब करेगी। इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद ही कोई दिन अब ऐसा बीत रहा हो दोस्तों जिसमें वोट चोरी का कोई नया प्रकरण सामने ना आए। हर दिन कहीं ना कहीं से खुलासे हो रहे हैं। उस पर चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर सवालों में घिरा हुआ है। आप जान रहे हैं, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वो अब उसके दिन भी पूरे हो रहे हैं, क्योंकि अब 2 दिन बाद यानी 30 तारीख को और ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जिस रिपोर्ट को कोट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, उसमें ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी ने के लोग जो हैं वो 80,000 मुस्लिम नामों को, मुस्लिम वोटर्स को और एक कंस्टिट्यूएंसी में, एक विधानसभा जो पश्चिमी चंपारण में है, और वहां से काट दिया गया। कटवाने के लिए इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, ये जो अभी आपके सामने रख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर, यानी मतदाता सूची में जो नया वहां पर सब कुछ चल रहा है, उस वोटर लिस्ट को अब 30 तारीख को बिहार में फाइनल लिस्ट चुनाव आयोग जारी कर देगा और इसके बाद पूरे देश में एसआईआर करवाने की तैयारी भी चुनाव आयोग करेगा। अब देखना होगा कि यह कवायद कैसे आगे बढ़ती है और इसमें कौन से नए खुलासे विपक्ष करता है, क्योंकि राहुल गांधी अभी हाइड्रोजन बम का खुलासा करने वाले हैं। अभी विदेश गए हुए हैं 4 देशों की यात्रा पर, लैटिन अमेरिका की यात्रा पर, लौट के आएंगे तो यह भी इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किस ढंग से करते हैं चुनाव आयोग के खुलासे में। और लोग अब यह सवाल भी कर रहे हैं कि क्या बीजेपी को केवल पैसे से मतलब है? यहां अचानक मैं पैसे की बात क्यों करने लगा? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पैसे के आगे
धर्म, देश, जनता, किसी का कोई महत्व नहीं है बीजेपी की नजरों में। इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज अभी से थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक मैच है, और यह मैच एशिया कप का फाइनल मुकाबला है जो दोनों देशों के बीच होगा अभी से थोड़ी देर बाद, यानी 8 बजे से। सबसे पहले 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था, तब भी सवाल उठे थे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, या हमारी आंखों से शर्म लिहाज सब मिट गए हैं जो हम मैच खेल रहे हैं। लेकिन 14 के बाद 21 तारीख को भी मैच हुआ, और आज लगातार तीसरे रविवार को मैच हो रहा है, वो भी फाइनल मैच। जाहिर है क्रिकेट से पैसे कमाना ही असली मकसद है। उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि वांगचुक को राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा, लेकिन पाकिस्तान से क्रिकेट जारी है, यह कैसी देशभक्ति है। आप पाकिस्तान, वांगचुक पाकिस्तान गए, एक अखबार द डॉन के बुलावे पर गए और भारत सरकार से अनुमति लेकर गए, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज अचानक आपको वांगचुक से दिक्कत हो गई, और उसमें भी वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान परस्त हो गए ये कह के। लेकिन आप पाकिस्तान के साथ मैच एक नहीं बल्कि 3-3 मैच खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जरूरी है, लेकिन जरूरी किस लिए है? क्योंकि पैसा कमाना है बीसीसीआई को, पैसा कमाना है नरेंद्र मोदी की सरकार को। वहीं लद्दाख में जिन 4 लोगों को मारा गया, उनमें एक कारगिल में लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सैनिक भी शामिल थे। स्वावांग नाम है उनका, थोड़ा उधर का नाम उस ढंग से है कि हम लोगों की जुबान पे चढ़ता नहीं है, लेकिन स्वावांग थारचिन के पिता भी कारगिल जंग में शामिल थे। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार अपने देशभक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। उनके बेटे की मौत हो गई, इसलिए यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा व्यवहार करती है सरकार, करनी चाहिए। यह एक बड़ा सवाल है। यानी बीजेपी की देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों का खोखलापन सामने आ गया है दोस्तों, और ऊपर से सत्ता में बने रहने के लिए वोट चोरी का खुलासा भी हो रहा है। इसमें बीजेपी घिरती जा रही है। और इस बीच जरा दक्षिण भी चलते हैं। आपने उत्तर, पूरब, पश्चिम तो सब देख लिया। दक्षिण में यानी तमिलनाडु से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। वहां डीएमके का एक सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प बनकर अभिनेता से नेता बने थलपति विजय उभरना चाहते थे। पहले अभिनेता थे, एक्टर थे दक्षिण भारत के सिनेमा के, और अब नेता बन गए, अपनी पार्टी बनाई। उनकी पार्टी का नाम टीवीके है। उनकी पार्टी टीवीके अगले साल चुनाव में उतरने वाली है, और अब तक बीजेपी को उम्मीद थी कि जो काम एआईएडीएमके के साथ वो नहीं कर पाई बीजेपी, वो काम टीवीके के साथ हो जाएगा। अघोषित तौर पर बी टीम के तौर पर विजय काम कर रहे थे, लेकिन कल उनकी रैली में जिस तरह की भगदड़ मची, उससे विजय और उनके साथ साथ बीजेपी को भी झटका लगा है। एमके स्टालिन ने एक जांच समिति गठित कर भगदड़ की जांच के आदेश दिए हैं। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब तरफ से बीजेपी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब मोदी के पास सत्ता बचाने के कौन से विकल्प बाकी हैं, इसी पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन विकल्प मोदी के पास हो ना हो, मगर बिहार में आखिर कौन सा विकल्प बाकी है? यानी नीतीश बाबू और मोदी जी, नरेंद्र मोदी, दोनों की जो गलबहियां हैं वो आगे कहां तक बढ़ेंगी। और इस बीच नई मतदाता लिस्ट यानी सूची आने के बाद, जो 30 तारीख को परसों आना है, उसके बाद और भी भगदड़ मचने वाली है बिहार में। अभी तो एक खुलासा हुआ है कि एक ही विधानसभा के 80,000 मुस्लिमों के नाम, मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने का आवेदन बीजेपी के लोगों ने दिया। आप समझ सकते हैं कि इस देश में खेल कितना हो चुका है। और क्या इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 7 तारीख और 8 तारीख को होनी है, उस सुनवाई में ये तमाम मसले आएंगे। और क्या नई जो मतदाता सूची है उस पर विधानसभा का चुनाव होगा या पुराने पे होगा, ये भी अभी डायलमा में है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग 4 और 5 तारीख को यानी मुख्य चुनाव आयुक्त पटना जाने वाले हैं, और 3 तारीख को ये जो 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं वो 3 तारीख तक 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में आने वाले हैं। 3 को आएंगे, 4 और 5 को। और नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुन लिया होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि ये पैसे दे रहे हैं, रखिए, और आरजेडी को, महागठबंधन को बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देना है। यानी आप रिश्वत दे रहे थे, तब तो आप कह रहे थे। क्या इस रिश्वत के दम पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव जीतेंगे?
यह भी एक बड़ा सवाल है। सत्ता बचाने में आखिर क्यों जुटे हुए हैं नरेंद्र मोदी, और बीजेपी पर कैसे जा रहा है, कसता जा रहा है शिकंजा, ये सब हम आज इस चर्चा में जानेंगे, समझेंगे। आइए जरा अपने तमाम वरिष्ठ साथियों से आपकी मुलाकात करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलख्यान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रेम कुमार जी दरअसल पटना में हैं और कोशिश करता हूं, चूंकि ट्रेवल कर रहे हैं, कोशिश करता हूं अगर उनकी आवाज ठीक से आ रही हो तो उन्हीं के पास चलते हैं सीधे, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेम कुमार जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी, आवाज आ रही है जी। प्रेम कुमार जी 2 दिन बाद लिस्ट आने वाली है और इस बीच रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है, जिसमें एक ही विधानसभा में वो भी 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने का आवेदन करना बीजेपी की तरफ से क्या मायने रखता है, और क्या इस आधार पर तो देखा जाए तो जो विपक्ष के मतदाता हैं उनके काफी वोट काट दिए गए, यही लगता है। देखिए, आज जो राजीव जी खुलासा हुआ है, जो बात आई है, कई विधान से 80,000 से ज्यादा वोटों का कटना, वो भी सिर्फ मुसलमानों का। आप याद कीजिएगा, बीजेपी बहुत पहले रही थी कि SIR हम घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए कर रहे हैं। यानी एक तरह से वो पहले कह दे रहे थे कि मुसलमान जो है वो घुसपैठिए हैं। प्रेम कुमार जी, आपकी आवाज कट गई है, मैं समझ रहा हूं, वीडियो आपका डाउन है, लेकिन जरा जल्दी से आना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, ये देखिए, अब खुलासे एक पर एक नए होते चले जा रहे हैं और एक नया जो आ गया है, ये अब 7 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसके लिए एक मजबूत आधार है कि एक ही पार्टी का एक BLO जो वो 80,000 लोगों के नाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा देता है, तो पूरी की पूरी SIR को रद्द किया जाए। और ये जो है धोखाधड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वोट चोरी का इंतजाम चुनाव आयोग कर रहा है, ये इसका राजीव जी पुख्ता आधार बन गया है। और मुझे लगता है कि 7 और 8 अक्टूबर को जब बहस होगी और ये तथ्य जब सामने रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी तरीके से SIR को खारिज कर देगा। लेकिन ये साफ हो गया राजीव जी अब कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि वो ईमानदारी से चुनाव जीतने वाली नहीं है और इसीलिए वोट चोरी के जरिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। अब राजीव जी, अब जो शंकाएं जो थी वो पुख्ता होती चली जा रही है कि नरेंद्र मोदी भी चोरी के वोटों से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की चीजें लगातार सामने आ रही हैं, लगातार खुलासे हो रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों से इस तरीके की सब खबरें आ रही हैं, उससे अब ये साबित होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में चोरी के वोटों से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा फर्जीवाड़ा, और राजीव जी इसको देशद्रोह भी कहा जा सकता है, ये सामने आया है कि किस तरीके से भारत के नागरिकों के वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कैसे काटे जा रहे हैं और कैसे फर्जी वोट बढ़ाए जा रहे हैं। जरा प्रफुल्ल जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, और खासकर अब चूंकि ये सारी चीजें, खासकर जो मतदाता सूची है वो सामने आने वाली है, उससे पहले चुनाव आयोग की जो जिद है वो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में देख लिए, और वो अभी और हो सकता है कि हमको देखने को मिले, क्योंकि 7 और 8 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। उससे पहले मतदाता सूची और उससे पहले तैयारियां पूरे देश में SIR करवाने की, कोलकाता और बाकी जगहों पे हम लोगों ने देखा, ऑलरेडी वहां पे इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कैसे देखा जाए, और क्या इस जिद के कारण, और यह जिद सत्ता के साथ गलबहियां करने की है, या इस देश में स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने की जिद है, कैसे देखा जाए? और यहां से आप एक बात और जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि चुनाव आयोग आप आखिर अपनी साख को कमजोर क्यों करना चाहता है? नाम बी टीम की तरह अब जुड़ने लगा है चुनाव आयोग का। कि चुनाव आयोग सत्ता के गलियारे या सत्ता से गलवहियां नहीं कर रहा है, बल्कि सत्ता ही हो गया है। चुनाव आयोग का गठन 1951 में इसलिए नहीं हुआ था कि वो जो है सो सत्ताधारी दल के साथ अपना विकसित कर ले, अपनी मिली भगत बना करके खुद सत्ता का हिस्सा या सत्ता का सुख भोगे।
चुनाव आयोग का गठन किया गया था एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कि लोगों को मतदान पेटी तक पहुंचाए और लोगों के मताधिकार को सुनिश्चित करे। लेकिन चुनाव आयोग ने इधर अपने आप को एक जो है सो अथॉरिटी के रूप में, एक दूसरे तरह की अथॉरिटी के रूप में अपने आप को पेश कर दिया और लगने लगा कि वह जो है सो किसी प्रकार की प्रशासनिक इकाई है, वह एक सेवा इकाई है, उसको लोगों को मतदान पेटी तक मताधिकार सुरक्षित करने के लिए पहुंचाना था। लेकिन अभी अगर 80,000 लोगों का नाम काटा गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसा कि कलेक्टिव रिपोर्टर्स के रिपोर्ट में आया है, तो जाहिर है कि वह किसी एक बीएलओ का काम नहीं होगा। एक बीएलओ के खाते में, उनके जिम्मे में 80,000 वोटर तो नहीं हो सकते। तो वो जैसी मेरी सहज बुद्धि कहती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो 2-4-10 बीएलओ ही सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी संभाल लेंगे। तो बहुत सारे बीएलओ को कहीं से केंद्रीय जगह से निर्देश दिया गया और एक खास कौम के लोगों का ही नाम काटा गया है। इससे तो और बड़ा संदेह पैदा होता है कि 80,000 लोग अगर एक साथ इसमें शामिल होते हैं जिनका नाम काटे जाने लायक है, तो और भी खतरनाक बात हो सकती है। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि इनका राष्ट्रवाद और इनकी राष्ट्रभक्ति सब कुछ दांव पर चढ़ गई है, इन सब कुछ अब उजागर हो चुका है। वो कहीं से भी न तो ये राष्ट्रभक्त हैं और न इनका कोई राष्ट्रवाद है, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो दृष्टिकोण था, जो भारत में विकसित हुआ, वह आजादी के आंदोलन के दौरान विकसित हुआ था और आजादी के आंदोलन के दौरान, आजादी के लिए संघर्ष करने के दौरान इनकी कोई भूमिका नहीं थी। इसलिए इनका कोई भी राष्ट्रवाद विकसित नहीं हुआ। जिसको ये अपना राष्ट्रवाद बनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, जिसको इनहेरिटेंस के रूप में रखने की कोशिश करते हैं, वह अपने मन में गढ़े गए कुछ मनगढ़ंत बातों को लेकर के किया गया राष्ट्रवाद है। कोई भी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद राष्ट्र में रहने वालों की अवहेलना करके, उसकी उपेक्षा करके कभी विकसित हो ही नहीं सकता है। और जैसा कि ये लगातार कोशिश करने की बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस मामले में तो बिल्कुल सही बात है कि जैसा कि आपने भी कहा, लद्दाख के मामले में तो ये और उजागर हो गया इनका खेला, क्योंकि लद्दाख के मामले में वांगचुक जैसे आदमी की गिरफ्तारी आपने करवा दी और उनको एक लगभग प्रकृति का आयुधीकरण हुआ। कहाँ वो वहां पर लद्दाख में 10-5 डिग्री सेल्सियस में वो रह रहे होंगे और कहाँ जोधपुर में 35-36 डिग्री का सेल्सियस में उनको ला करके रख दिया गया है जेल में। और पता नहीं इन ट्रांजिट रिमांड के लिए किसने साइन किया, नहीं किया, ऑर्डर दिया, क्या अदालती प्रक्रिया हुई, मुझे तो नहीं मालूम है, हो सकता हुई हो। लेकिन मुझे लगता है कि लद्दाख प्रशासन ने यह फैसला लिया है। प्रशासन ट्रांजिट रिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, होगा वहां कोई प्रावधान। इसको अदालत में जब बात जाएगी तब देखा जाएगा कि चार्जेस क्या लगाए हैं। लेकिन अगर आप चार्जेस लगाते हैं, आपने ठीक ही कहा कि पाकिस्तान के साथ आप मैच खेलते हैं तो आप बड़े देशभक्त हैं, आपकी राष्ट्रभक्ति को कुछ नहीं जाता है। लेकिन अगर एक वैज्ञानिक, जो पर्यावरण तो एक वैश्विक मामला है, एक वैज्ञानिक अगर पाकिस्तान ब्रीदिंग के प्रोग्राम में डॉन के बुलावे पर गया था पाकिस्तान, तो आप उसको उसकी मिली भगत बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वह मिल गया है। ऐसे तो बहुत मुश्किल बात है कि अगर कोई देश का आदमी किसी से मिलता है तो आपको लगता है कि वह देश का जासूस है। असल कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को ही सत्ता के केंद्र में मान ले, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर हो, माने कि वही राष्ट्रवाद को व्याख्यायित करेगा, वही राष्ट्रवाद को निरूपित करेगा, सुनिश्चित करेगा, तो उससे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई हो नहीं सकता है। और हमारे जो राष्ट्र का जिम्मा है वह इस प्रकार के लोगों के हाथ से चढ़ गया है, जो अपने आप को ही राष्ट्र मानते हैं और अपने से असहमति रखने वाले हर आदमी को राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं और अपने से सहमति इस मामले में जो भी रखता है उसको राष्ट्रद्रोही बताते हैं। चुनाव आयोग का तो सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हो जाए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, भी किसी भी हालत में मुझे लगता है कि पूरे के पूरे मतदाता सूची को स्क्रैप नहीं कर सकता है। उसको वह करने का अधिकार उसके पास नहीं है। वह उसमें डिलीशन कर सकता है, एडिशन कर सकता है, शिफ्टिंग कर सकता है, लेकिन पूरी के पूरी मतदाता सूची को खारिज कर दे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर खारिज नहीं किया है तो हर किसी को क्यों भरना पड़ेगा फॉर्म, हर किसी को क्यों जमा करने पड़ेंगे अपने दस्तावेज, यह एक प्रश्न चिन्ह है। अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है। लोगों की नजर में यह सब तो बिल्कुल साफ हो चुका है, ये कौन है, कहाँ है और देश को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, हम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और वैसे में चुनाव आयोग जिसको एक गाइड की भूमिका निभानी चाहिए थी,
जिसको एक गार्जियन की भूमिका निभानी चाहिए थी, जिसको इस लोकतंत्र को बचाने, मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो आज विलेन की तरह क्यों दिखता है जयशंकर जी? वो आज सत्ता की बी टीम की तरह क्यों दिखता है? वो आज सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की मदद करता हुआ क्यों दिखने लगा है? और क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलिए मदद, ये सारी चीज, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका रहा है राजनीतिक चीजों को देखने का, इसलिए भी, और रिपोर्टिंग तो करते रहे आप जरा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन चीजों के साथ साथ जिस प्रकार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार ने की थी दिल्ली के विज्ञान भवन में, उसमें साफ साफ लगा कि ज्ञानेश कुमार राजनीति कर रहे हैं, वो राजनेता के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और यहां से उनकी हठधर्मिता, उनकी जिद वो दिखाई देती है जो अभी तक उस पर पर्दा डालने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। यानी खुले तौर पे जो चाहूंगा सो करूंगा, और अगर ऐसा है तो ये पहला चुनाव होगा जो धमकियों के साथ चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। वो दिखता है मिसलीडिंग, इनकरेक्ट, के ठप्पे लग जाते हैं तुरंत। राजीव जी, उन्हें वही करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। उनको यही करने के लिए तो चुना गया है। जिस समय आपको याद होगा कि संसद में विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित करके चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा काल, सेवा शर्तें, सब जो कानून बनाया गया, उस कानून में उनको इतने असीमित अधिकार दे दिए गए हैं कि अब उनके पद पे रहते हुए फिर कोई आप उन पर मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जैसे लोगों का तो शुरू से ही मानना रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात जो है, ये थोड़ी इसको क्रोनोलॉजी को समझना होगा। जो चंपारण के ढाका वाली बात आई है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है कि भाजपा के लोगों ने जो 80,000 लोगों के नाम दिए, मुसलमानों के नाम दिए, उनको मतदाता सूची से बाहर करने की बात हुई। देखिए, यह अनायास नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री झारखंड के चुनाव से लेकर के, और भाजपा के नेता अमित शाह जी, गृह मंत्री जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि साहब घुसपैठियों को यहां से नहीं रहने देंगे। और विपक्ष चाहता है, मतलब कांग्रेस चाहती है, आरजेडी और बाकी लोग चाहते हैं कि घुसपैठिए मतदाता सूची में बने रहें। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी कह रहा है यही बात। हालांकि जो अभी तक 65 लाख की लिस्ट आई थी उसमें तो एक भी को बताया नहीं उन्होंने कि घुसपैठिए उसमें से हैं कि नहीं है। लेकिन जो 80,000 लोगों के नाम निकाले गए हैं, असल बात क्या है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत दूरगामी सोच का एक हिस्सा है। वो लोग चाहते हैं भाई देश जो है बहुसंख्यकों का है, बहुसंख्यकवाद के आधार पे ही चलेगा, और अल्पसंख्यक अगर आप हैं ठीक है, आप रहिए देश में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दोयम दर्जे का नागरिक बन करके ही रहना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अगर 80,000 घुसपैठिए चंपारण की एक विधानसभा क्षेत्र ढाका में वहां रह रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 20 साल से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसमें 1-2 सालों को आप हटा सकते हैं, 2 वर्षों को, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बन गया था। उसके अलावा बाकी 17-18 साल या जो भी कहिएगा, भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है। तो सबसे पहले तो बर्खास्त करना चाहिए नीतीश कुमार को कि भाई आपके राज्य में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए, या भाजपा के जो वहां राधा मोहन सिंह हैं उसी इलाके के हैं, चंपारण के ही हैं, बाकी उनके बड़े नेता लोग भी वहीं पे हैं, संजय जायसवाल हैं, ये सारे लोग हैं। तो आपके रहते ऐसा कैसे हुआ? 2024 का चुनाव तो इन लोगों ने वोट दिया ना, तो इसका मतलब कि 2024 में जो जीता प्रतिनिधि बीजेपी का वहां से, वो घुसपैठियों को वोट से जीता, फर्जी वोट से जीता। अगर आप इनके नाम निकालते हैं तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि कौन पूछेगा, कौन किससे कैसा देगा, जब चुनाव आयोग खुद ही अब तो जज बन गया है ना भाई, अब परम स्वतंत्र न सिर पर को, अब उनके आगे पीछे तो बस कोई है नहीं। उनको मालूम है कि हमारा आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए जो मनमाने कमेंट करते हैं, मनमानी बातें करते हैं, मनमानी फैसले करते हैं।
लेकिन यही है कि जनता अगर जाग गई, नौजवान इस देश का अगर जाग गया, तो फिर तुम्हारे सारे नियम कानून को, धज्जियों को सीधे रास्ते पर ला देगा, सड़कें बोलने लग जाएंगी, तो चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी आ जाएंगी, सही रास्ते पे आने के लिए विवश होंगी। जी। दूसरी बात राजीव जी, जैसे आपने कहा भी बीजेपी की परेशानियों की बात कर रहे हैं, देखिए प्रशांत किशोर की राजनीति से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं। यह भी है कि अभी तक यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं बिहार में, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिहार में केजरीवाल की तरह से विमर्श कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने भाजपा के 5 मंत्री, बड़े नेताओं के बारे में, चाहे अशोक चौधरी हों, जो इन लोगों की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार के बारे में, या पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जितने घोटाले किए, दिल्ली में जमीन, कहां कहां जमीन घोटाला किया। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, उसके बारे में कि साहब 3-3 नाम रखता है वो, कभी किसी नाम से नाबालिग घोषित करके जेल से बाहर आ जाता है, कभी किसी नाम से वो चुनाव लड़ जाता है, कभी किसी नाम से कुछ और हो जाता है, कभी अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो है वो एफिडेविट में कहता है कि हम तो मैट्रिक फेल हैं, फिर कहता है कि नहीं तो हम डिलीट हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको प्रशांत किशोर ने तो सामने लाया है और भाजपा के लोगों की घिघी बन गई है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार की सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो एक तथाकथित घोटाला जो भाजपा के लोगों ने उसको उठाया था, चिड़ियाघर में क्या कुछ हुआ था, मिट्टी खुदाई या क्या क्या कोई ठीका था, क्या था, उस पर नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई तेजस्वी यादव को सामने आके सार्वजनिक रूप से आरोपों का अक्षरशः जवाब देना चाहिए। आज जब नहीं हुआ तो उन्होंने अपना सरकार से अपने को अलग कर लिया, सरकार गिर गई। तो आज चूंकि नीतीश कुमार का होशो आवास गायब है, अब वो कठपुतले की तरह से काम कर रहे हैं। कैसे उनसे कुछ ब्यूरोक्रेट, सब कुछ पार्टी के नेता जो हैं वो हाथ पकड़ करके उनसे फैसले करवाते हैं या लिख कर देते हैं, तो वो बोलते हैं बुलवाया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन भाजपा के लोगों से जो चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन में अलग, अपने को अलग कहते थे, वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी ने घोटाला किया है कि नहीं किया है, अशोक चौधरी ने घोटाला किया है कि नहीं किया है, मंगल पांडे ने घोटाला किया है कि नहीं किया है, दिलीप जायसवाल ने एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पे कब्जा किया है कि नहीं किया है, संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से चोरी होती थी कि नहीं होती थी। अगर ये आरोप गलत है तो प्रशांत किशोर पर मुकदमा करो जी। नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। वो तो ठीक है कि हाँ हमने दो दिया दी, अखबारों में छप गया, हमने 100 करोड़ की नोटिस दे दिया, ये कर दिया, आप मुकदमा करो ना, वो तो अपने आरोप पे भी अड़िग है। तो इस तरह से आप देखिए कि बीजेपी का पूरी तरह से बिहार में तो पर्दाफाश हो गया है। ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी का नाम इसका हो गया। कभी नीतीश कुमार इसको बड़का झूठा पार्टी कहते थे जी। तो एक तो ये हालत है। तो देखिए बिहार के लोग, अब क्या होगा मुझे नहीं पता, नहीं है 80,000 नाम कटे हैं कि नहीं कटे हैं, या सिर्फ बीजेपी के लोगों ने 80,000 नामों की शिकायत की है। एक विधानसभा क्षेत्र में कितने 2.5-3 लाख तो वोट होते होंगे, और उसमें अगर 80,000 लोगों के नाम निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी बात जो है, अब एक चीज और आप जैसे देखिए कि आपने लेह लद्दाख की बात करी है, भाई सोनम वांगचुक के बारे में यह सरकार, इस सरकारी पार्टी की राय क्या क्या थी, पहले क्या क्या बोलते थे, सेना के जवानों के लिए उस आदमी ने क्या क्या नहीं किया, जो सोलर सिस्टम का वो जो टेंट हाउस बनाने की बात हो या और सारी जो उस आदमी ने किया था, उसकी तो पूजा हो रही थी। लेकिन जब से वो कहने लगा कि साहब चीन हमारी जमीन पे कब्जा करते जा रहा है, गलवान घाटी से लेकर के जितना भी अगल बगल का इलाका है उसकी पेट्रोलिंग बढ़ रही है, उसके लोगों के कब्जे बढ़ रहे हैं, जब से उस आदमी ने इस सवाल को उठाना शुरू कर दिया वो देशद्रोही हो गया था। जब वो नरेंद्र मोदी जी से उन्हीं का वायदा याद करा रहा है कि भाई साहब आपने कहा था कि हम लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देंगे, ये वादा तो आपका था, ये सोनम वांगचुक का तो नहीं था। तो अगर उस वायदे की याद दिला रहा है कोई आदमी तो देशद्रोही हो गया है। और मतलब कमाल की बात है, इसके पहले 1 हफ्ता पहले तक ईडी को पता ही नहीं था कि साहब उसके पास फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कुछ नहीं मालूम था। अब वो अचानक भाई साहब पाकिस्तान गए थे, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है,
जी बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश के लिए वो जासूसी करता, मतलब ऐसी ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं। अब तो हम लोग को संदेह होता है कि कई बार जब हम लोग इस तरह की बातें बोलते हैं तो कल को होगा कि साहब आप तो चीन गए थे, आप तो बांग्लादेश गए थे, ये भी इनका भी कहीं ना कहीं कोई लिंक है। तो हर आदमी, मतलब ये हालत हो गई है कि आप हर आदमी को शक के दायरे में देखना और बनाना, इस तरह का माहौल बनाना, और किसी को भी देशद्रोही कराने का सर्टिफिकेट तो आपके पास प्रिंटेड रखा ही हुआ है। तो लेकिन ये है कि ये बातें लोगों के दिल दिमाग में घुस रही हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है या जो समझदार लोग हैं, जिन लोगों में बड़े तबके ने बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया था, उन लोगों के दिल दिमाग में भी ये बातें घुसने लग गई हैं कि आदमी सरकार में बने रहने के लिए सारे झूठ फरेब कर सकता है और कर रहा है, और झूठ फरेब के आधार पे ही इसकी सरकार टिकी हुई है। वोटों की चोरी का मामला तो क्लियर है। अब तो बच्चा बच्चा देश का, मतलब कोई जो बहुत भक्त अंधभक्त टाइप के लोग भी हैं, उनसे भी जब बात होती है तो वो लोग कहते हैं हाँ लगता तो कुछ गड़बड़ जरूर है। भाई ऐसे कोई तो नहीं बोल सकता है, ऐसे तो कोई बात नहीं आ सकती है, और ये लोग खंडन नहीं कर पा रहे हैं, ये बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बातें लोगों के दिल दिमाग में घर करने लगे हैं राजीव जी। अब इसका प्रस्फुटन कब होगा, हम उसी दिन के इंतजार में हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर 80,000 नाम एक विधानसभा क्षेत्र में काट दिए गए हैं या कंफर्म करना होगा, काट दिए गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। कलेक्टिव की रिपोर्ट है और हाँ। और काटे गए हैं, वो उसमें साफ साफ चिट्ठी है, सारी चीजें उन लोगों ने जारी की हैं, वो उस आधार पे कह रहा हूँ। हाँ, तो बहुत बड़ी, बहुत भयानक बात है, ये मामूली बात नहीं है। प्रशांत एक भूषण और विधानसभा तमाम क्षेत्र में, जी प्रशांत एक भूषण विधानसभा क्षेत्र में अगर 80,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के निकाले गए हैं, जी, तो एक तो मैसेज ये दे रहा है कि भाई आप वोटर वगैरह नहीं रहेंगे, रहिए देश में, जब तक हैं पड़े रहिए, लेकिन आप सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में ही रहेंगे। ये बहुसंख्यकों का देश है, बहुसंख्यक आधार पे ही चलेगा, और उसकी छिटपुट बातें जहां जहां निकल के आती रहती हैं, और वो धीरे धीरे एक्शन में भी दिखाई दे रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी अब स्थिर होके हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब मतलब कार से बाहर निकल आए हैं, घर पे आ गए। प्रेम कुमार जी, जरा आप अपनी बात पूरी कीजिए। और बिहार की हम बात कर रहे थे, और बिहार में SIR की फाइनल लिस्ट आने वाली है, लेकिन उससे पहले क्या हलचल है? 4 और 5 तारीख को जा रहे हैं चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त पटना जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि 6 या 7 को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। समय कितना है ये तो हम लोग सब देख रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर तक 22 नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना चाहिए बिहार में। 22 नवंबर तक समय कितना कम है ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में क्या तैयारियां चल रही हैं, और चुनाव आयोग आखिर क्यों यहां घुटने पे दिखाई देता है? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बिहार में एक तो दशहरा का माहौल परवान चढ़ रहा है, सप्तमी अष्टमी नवमी की तैयारी चल रही है, वो भी दिख रहा है, कहीं भी चले जाइए। और दूसरी तरफ टिकट का इंतजार नेताओं को है, उनके बीच भी खूब गतिविधियां हैं। किसी भी नेता के घर पे चले जाइए या कोई नेता आपसे मिलने चले आए तो साथ में कई लोग होंगे, सबके सवाल होंगे, भाई टिकट की उम्मीद है, फिर होगा कि अगर आपका कोई जान पहचान है तो थोड़ा सा सिफारिश भी कर दीजिए, ये भी बात होती है। सब एक नेचुरल बात हम बता रहे हैं, तो जाहिर बात है जिसको टिकट का इंतजार है उनको चिंता भी है। और ऐसा एक पार्टी में नहीं, एक गठबंधन में नहीं, सब जगह है, NDA में भी है, गठबंधन में, ये बता रहे हैं। और उसके बाद छोटे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया जो यहाँ एक्टिव है, वो लोग तो दावे के साथ में किसी का भी नाम ऐलान कर दे रहे कि इस सीट से ये आदमी उम्मीदवार होंगे, और पता चलता है उनके यहाँ गाड़ियां आ रही हैं, नेता ठाठ के साथ आ रहे हैं और वो भी गाड़ियों में घूम रहे हैं। खैर मैं सांकेतिक बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे, तो वो भी चल रहा है। इस बीच में सबकी नजर चुनाव आयोग पर है, SIR का भी नतीजा आने वाला है, और चुनाव आयोग यहाँ मौर्य होटल की बुकिंग भी हो चुकी है। 28 संभवतः 29-30 के आसपास ये लोग यहाँ हैं। और इसके बाद ये भी सबको पता है कि 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा जो है अंतिम सूची चुनाव आयोग ने मांग लिया है। तो सबको लग रहा है कि SIR का भी जो 10 दिन होगा ऑब्जेक्शन वगैरह उस पर करने का,
तो कुल मिलाकर के 10 के तुरंत बाद 11 या 12 से आचार संहिता लग सकती है। ये हम बातचीत में कयास लगा सकते हैं और लोग कयास लगा भी रहे हैं। तो इस बीच में टिकट की सूची मोटे तौर पर दोनों पक्ष में तैयार है, लेकिन दोनों पक्ष इंतजार कर रहे हैं पहले तुम। तो ये भी स्थिति है। लेकिन माहौल है कि बीजेपी वालों से बात कीजिए तो कहेंगे कि भाई आप बताइए ना, आप ज्यादा जानते होंगे। तो फिर धीरे से वो खुद ही बताएंगे कि भाई हमको तो लग रहा है कि इस बार मुश्किल है, कांटे का मुकाबला है। ये बीजेपी खेमे में, महागठबंधन खेमे में है कि पता नहीं भाई ये वोट चोरी हो जाएगी, कि कैसे मिशनरी का इस्तेमाल हो जाएगा, कि खरीद बिक्री हो जाएगी, क्या हो जाएगा। हाँ, समर्थन तो है, लेकिन सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं। माहौल मोटे तौर पर ऐसा ही है। जिसको जीतने का वो भी अंदेशे में है कि जीतेंगे कि नहीं, और जिसकी सरकार है उसको लगता है आएंगे कि नहीं। मतलब दावे जीतने वाले कम दिख रहे हैं दोनों तरफ से। इस तरह का माहौल है। अब इस समय में, ऐसे समय में आपने एक बात जो रखी वोटर लिस्ट वाली, कि बीजेपी की ओर से एक ऐसा प्रयास किया गया कि 80,000 वोटरों को, मुस्लिम वोटर्स को, उसके नाम डिलीट हो जाएं। ये अटेम्प्ट्स हैं। 80,000 नाम वोट हटे हैं ऐसा नहीं है, ये अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाने के 80,000 अटेम्प्ट्स, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। और जिसको हम कह रहे थे कि बीजेपी कहती है कि SIR जो है घुसपैठिए को हटाने का अभियान है। भाई घुसपैठिए को सिर्फ वोटर लिस्ट से हटाने का अभियान है, देश से हटाने का अभियान नहीं चलाना है क्या? घुसपैठिए को आप डिपोर्ट नहीं करना है क्या? केवल वोटर लिस्ट से आप हटाएंगे? तो जाहिर बात है मंशा साफ है कि एक ऐसा माहौल बनाना कि कैसे भी ये हवा में चला जाए कि भाई जीत तो हम रहे, बेईमानी करके भी चाहे हम जीत जाएंगे, ऐसा माहौल बनाना। लेकिन मुद्दों की बात करें, ये चुनाव अपोजिशन के पक्ष में है। अपोजिशन की एक्टिविटीज जितनी इस चुनाव में दिख रही है, जितना सिंक, जितना एनर्जी, जितनी एकजुटता इस चुनाव में दिख रही है, इससे पहले नहीं दिखी थी। भाई हर कोई राहुल गांधी का एक दौरा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चाहता है। ये राहुल गांधी का क्रेज है, चाहे आरजेडी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी का एक जो ट्रिप है हमारे विधानसभा में लग जाए, ये भी है। और उसके बाद सुनिश्चित हो जाए टिकट को लेकर के भी बहुत गहमागहमी है। कांग्रेस के जो एग्जिस्टिंग एमएलएज हैं उनके टिकट भी सुरक्षित नहीं है, जबकि माने जाते थे कि कांग्रेस के एग्जिस्टिंग एमएलए को तो कांग्रेस दे ही देगी। मगर इस बार कांग्रेस अलग तेवर में है, वो अपने एग्जिस्टिंग एमएलएस के भी टिकट काटने जा रही है, ऐसी चर्चा है। और 17 में से 9-10 टिकट वो काट सकती है, ये भी चर्चा है। और इस चर्चा को, अब कोई बात राजनीति में होती नहीं है तो उसको पुख्ता नहीं कह सकते, लेकिन गंभीर चर्चा है। अब इसमें हम देखें, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके इर्द गिर्द चुनावी संभावनाओं को देखा जा रहा है। और उन फैक्टर्स में प्रशांत किशोर, जिसको लेके बहुत चर्चा हो रही थी, अब प्रशांत किशोर का वो माहौल नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर का जो तेवर बीच में उछाल नजर आ रहा था, उस उछाल में कमी आई है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि प्रशांत किशोर का जो प्लांटेशन हुआ था चुनाव से पहले, इस उम्मीद में हुआ था कि एंटी इनकम्बेंसी वोट को वो बांटेंगे। लेकिन जब प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे और जब सर्वे रिपोर्ट आने लगे, जब बीजेपी को लगा कि ये तो हमारा ही वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो एनडीए को ही चोट करते नजर आ रहे हैं, तो फिर उनको वो समर्थन जो शुरुआती मिल रहा था जबरदस्त, उस समर्थन में कमी आ गई है। अब नतीजा ये है कि छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं कि हमसे इतना पैसे का वादा किया था, मेरे से गाड़ी लगवाई थी, प्रशांत किशोर की पार्टी हमें पैसा नहीं दे रही है, ये सारे वीडियोस आने लग गए हैं। ये अब प्रशांत किशोर की मुहिम का भट्ठा बैठ रहा है। आज हम कह रहे हैं कुछ समय बाद दिखेगा कि वो भट्ठा बैठ चुका होगा।
इस स्थिति में जा रहा है सिचुएशन। आरजेडी कांग्रेस का सिंक बहुत स्ट्रांग है, सीटों का बंटवारा इस पर सबकी नजर है, लेकिन एक सिद्धांत पर सब सहमत हैं कि मिल करके ही लड़ेंगे। तो जितनी भी असहमतियां हैं वो दूर करके ही लड़ेंगे, ये चीज है इस तरफ में। और एनडीए की तरफ से भी सूची फाइनल है। अमित शाह का जो इस बार दौरा हुआ उसमें भी तय है, और हमें लगता है कि दशहरा के आसपास भी एनडीए अपना टिकट लेकर के आ जाएगी, ये खबर है। तो मोटे तौर पर बिहार का माहौल जो है वो हमने आपके सामने रखा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। जरा आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास। प्रफुल्ल जी, बिहार का जो माहौल, जो सीन यहाँ पर बता रहे हैं प्रेम कुमार जी, इसको देखते हुए, इनकी बातों को सुनते हुए क्या कुछ जहन में आ रहा है आपके? सर, जहन में आ रहा है कि इस बार जो विपक्ष है वो जीतने के मूड में लड़ाई कर रहा है, जीतने के जज्बे के साथ लड़ाई में है और हर कदम पर चौकस है, चाहे वो सीटों के बंटवारे। जी, लेकिन यहाँ पे दो बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। एक 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देना जी बिल्कुल ऐन चुनाव से पहले, और दूसरा SIR, इन दोनों का कितना रोल हो सकता है? ये दोनों ही काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। पहली बात तो ये इसलिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, 10,000 रुपया अभी उसमें समय है, इसलिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगे कि परिवार में एक महिला को आप देंगे, 94 मतलब लाख महिलाओं की बातचीत चल रही थी, 75 लाख को शायद 74 लाख को देंगे। ये सारे के सारे आजीविका के माध्यम से जाएंगे। एक परिवार में अगर आप एक महिला को देंगे तो उसके चयन में अगर कोई पारदर्शिता नहीं होगी तो आपस में परिवार में कलह होगा, और जो बाकी 4 महिलाएं होंगी वो बोलेंगी हम क्यों दें, क्योंकि आप परिवार आप किस ढंग से गिनेंगे? एक परिवार में एक महिला का परिवार का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार आप पूरा गोतिया में क्या एक को दे देंगे? लेकिन यहाँ एक चीज और भी है प्रफुल्ल जी, एक बात और भी है जो भी जोड़ देना चाहता हूँ। ये जो 10,000 रुपए है, कितनी महिलाएं ये जान रही हैं कि 10,000 रुपए किस लिए दिए गए हैं? कितनी महिलाएं हैं कि जो जान रही हैं कि 10,000 रुपए किस लिए दिए गए हैं? क्या ये लाडली बहन या लाडकी बहना योजना के तहत है? ये ओवरऑल आपके अपने काम उद्यम के लिए है, आप कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए है, और उसमें भी ये पता लगाना पड़ेगा अभी कि आप सचमुच एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके लिए अगर एलिजिबल नहीं हैं तो ये पैसे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन तब तक तो चुनाव का खेल खत्म हो चुका होगा, और मोदी जी जो चाहते हैं खेल करना वो खेल हो चुका होगा तब तक। जी, असल में इसको आजीविका के साथ जोड़ा गया है। आजीविका जो है बिहार में, जो आजीविका है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिस बांग्लादेश का नाम बार बार ले रहे हैं ना, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने जो महिला उद्यमियों को जोड़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप का फर्स्ट स्टेज बनाया था, दूसरी बार भारत सरकार ने भी अपने यहाँ भी भारत में भी बना, तो उसको बिहार में आजीविका ग्रुप में बदल दिया और सारा का सारा डाटा अपने यहाँ ले लिया है, और महिलाओं को, आंगनबाड़ी महिलाओं को CSTS जो है उसको जोड़ करके उन्होंने ये काम किया है। तो जो बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो पहले से जिनका अकाउंट शामिल होगा तो उनको जाएगा, और उनको जो जाएगा तो उनके पास बैंकिंग लिंकेजेस के माध्यम से पहले से फंड जाता रहा है, और उसकी शर्तें ये रही है कि आप इसमें उद्यम विकसित करेंगे। ये बोलते हैं कि 6 महीने के बाद हम फिर इसका रिव्यू करेंगे, और अगर उत्साहजनक लगा, अच्छा लगा, तब हम 2 लाख रुपया देंगे। अब इस पर कितना अमाउंट एडजस्टेबल है, कितना रिफंडेबल है, कितना नॉन रिफंडेबल है, ये सब बातें तो कैबिनेट मीटिंग में, अगस्त में ही कैबिनेट मीटिंग हुई है, इसका कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं है। प्रशासन पोस्टरों से नहीं चलता है, बैंकों को क्या निर्देश है, जो लोग पैसा देंगे उनका क्या निर्देश है, ये सब बातें अभी पोस्टर पर है, और पोस्टर के हिसाब से जब पैसा उनके पास जाएगा, उनकी जो शर्तें होंगी, जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ये बात सच है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो इलेक्शन के पहले मिलेगा, और कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो इलेक्शन के बाद मिलेगा, तो जब सत्ता में आएंगे तो तब मिलेगा। लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लोगों की समझ में आ रहा है। ये बात सच है कि 10,000 रुपये की राशि बिहार के उन मतदाताओं के लिए कम नहीं होगी जिनको आप 5 केजी की गठरी मोटरी थमा करके जिनका वोट हासिल करते रहे हैं। ये राशि बढ़ेगी, ये इस राशि का महत्व होगा, लेकिन बावजूद इसके इतनी जागरूकता आ गई है कि इसका असर नहीं होगा। और दूसरा जो आपने कहा
उसका भी असर नहीं होगा। इसलिए कि SIR के मामले में भी आप जब करा रहे हैं और इस तरह से वोटिंग का, अभी अगर चुनाव हुआ, मैं अभी भी कह रहा हूं सर कि अगर चुनाव हुआ बिहार का, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। इसलिए यकीन नहीं है कि ये 24 के जो आधार पर ये चुनाव करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि नए वोटरों का नाम उसमें शामिल होगा नहीं और नया वोटर लिस्ट इनका तैयार है नहीं, तो ये कैसे करेंगे। चुनाव आयोग के अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से जनवरी, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर में ये होता है, तो आपने अक्टूबर का किया नहीं, आप इंटेंसिव करने लगे। तो अक्टूबर का अगर गैप हो गया है तो इस बीच में जो लोग वोट देने के काबिल हुए हैं, योग्य हुए हैं, उनके वोट को आप कैसे वंचित करेंगे कि अगर आप उसी आधार, पुराने पर आधार पर करते हैं और नया आपको तैयार नहीं है, ये मनमानीपन होगा। इसलिए मुझे अभी भी संदेह है, इन तमाम कसरतों के बावजूद मुझे अभी भी संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला, ऐसा कुछ हो सकता है जो इनके पक्ष में, जो चुनाव के पक्ष में नहीं हो, कुछ न कुछ तो इसमें होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, मामला चूंकि न्यायालय के अधीन है, लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थिति काफी असहज हो रही है और असहज होने के साथ साथ जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी है, उसको मैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं मानता हूं। ये अपने लिए राजनीतिक साहस संजो रहे हैं, एक वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि अपने जो इनसे घुसपैठिया कौन है, जो इनसे असहमत है उसी को ये घुसपैठिया मानते हैं। और इस अर्थ में तो राहुल गांधी को भी एक घुसपैठिया ही मानते हैं, तभी तो इनकी नागरिकता की तलाश बार बार करते हैं, उसके लिए कोर्ट जाते हैं। तो ये हर उस आदमी को घुसपैठिया मानते हैं जो इनसे असहमत है, और इनसे असहमतों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अगर सभी को आप घुसपैठिया बनाएंगे तो आप खुद ही राज से बहिष्कृत हो जाएंगे। इनके अपने आत्म बहिष्कार का यह समय आ गया है, और यह देखिए कि इनका 1.25 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। मुझे नहीं लगता कि ये 1.25 साल तो अभी पूरा करेंगे, लेकिन इसके बाद की स्थिति इनकी वैसी ही रहेगी जिस उत्साह में इनकी यात्रा हुई है। अगर सत्ता में किसी भी प्रकार का इस प्रकार से करेंगे, देखिए संविधान से जिनकी ताकत निर्गत होती है, जिनको संवैधानिक प्रावधानों से ताकत मिलती है, वे अगर संविधान के खिलाफ चले जाते हैं, संविधान के खिलाफ खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी ताकत ही खत्म होती है, अपने आधार को ही खत्म करते हैं। और इस सरकार ने ऐसा वातावरण बना दिया सर, ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें केंद्र संघ सरकार की अधीनस्थ होती हैं। भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अधीनस्थ सरकार नहीं होती है, और राज्यों के जो हमारा जो देश है वह राज्यों के संघ से बना है। राज्य हमारे संघ केंद्र के अंग नहीं है, बल्कि केंद्र के राज्यों के संघ के मिलने से केंद्र बना है। लेकिन ये सरकार उल्टी दिशा हवा बहा। आप भी ये बात कह के फंसने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे ही कहा था, राज्यों के सच कहने वाला हर आदमी फंसेगा। इसको मैं फिर कह रहा हूँ सर, NSA की तरह जिस ढंग से NSA लगा रहे हैं ना, विधानसभाओं को चाहिए कि अपने यहाँ वो फेडरल सिक्योरिटी एक्ट बनाए, रीजनल सिक्योरिटी एक्ट बनाए, अपने फेडरल अधिकार की रक्षा के लिए वो बनाए, और आधे से अधिक विधानसभा यदि इस प्रकार के अगर एक्ट बना करके केंद्र को भेजते हैं तो केंद्र के को इस पर विचार करना ही होगा। भले ही लोकसभा में और राज्यसभा में उनका बहुमत होगा, उसे निरस्त कर दें, लेकिन ये रिकॉर्ड में तो रहेगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जो आपने ठीक ही कहा, क्योंकि लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने गलती की, इनको बार बार केंद्र सरकार कह रहे हैं, इनको संघ सरकार इनका सही नाम है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट संघ सरकार। आप कहेंगे तो वो समझेंगे RSS सरकार कह रहे हैं। हाँ तो संघ तो यहाँ एक ही है संघ तो एक ही है यहाँ पे। हाँ वो एक ही को संघ मानते हैं और उन्होंने सुन रखा है, लेकिन इनके पहले संघ बौद्धों में हुए हैं, संघ शक्ति जुगे जुगे कल युगे, ये मानते रहे। तो ये तो शब्दों के खिलाड़ी हैं। शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो उससे ये टकरा रहे हैं बार बार। तो इनका जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वह अपने को संघ मानता रहे, वो तो अपने आप को देश मानते हैं, अपने आप को राष्ट्र मानते हैं। लेकिन जनता सर इस बात को समझ चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव एक बहुत ही निर्णायक यू टर्न लेकर के आएगा। भले ही वो संभावित जो हमारी आकलित तारीख है, जो अनुमानित तारीख है उस पर हो या उसके बाद की किसी तारीख पर हो, लेकिन बिहार का चुनाव तो निश्चित रूप से एक परिणाम, क्रांतिकारी परिणाम लाएगा। दो चीजें होती है, मैं जस्ट 2 सेकंड दीजिए। एक जो इनहेरिटेड हमारे पास विरासत भी होती है, इसको हम इनहेरिट करते हैं, और हमारी कमजोरी भी होती है। और एक होती है इवॉल्विंग,
पावर भी और कमजोरी, वीकनेसेस भी। इस पार्टी के इनहेरिटेड जो वीकनेसेस थे वो सारे थे इनहेरिटेड, विरासत में इनके पास कोई राष्ट्रवाद या कोई शक्ति ही नहीं थी, और बहुत सारी मजबूरियां इन्होंने अपने 10 साल के 11 साल के शासन में इवॉल्व कर ली हैं। तो ये दोनों तरफ से कमजोरियों से गिर गए हैं, और जनता की अभिव्यक्ति अगर मतपेटी में नहीं होने दी जाएगी जनता के मतों की, तो फिर इन्हें तो डर सताएगा जेएनजी का और दूसरे तरह की चीजों का जी। इसलिए जाहिर है कि जनता की अभिव्यक्ति मतपेटी में होने दिया जाए। जी जी जी। जयशंकर जी, कैसे देखा जाए यही सवाल जो सवाल के साथ प्रफुल्ल जी के पास आया था कि चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट से चुनाव करवाने जा रहा है बिहार में, और ये सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कि इस वोटर लिस्ट के साथ आखिर हुआ क्या है। चुनाव आयोग कहता है बहुत पारदर्शी हैं हम, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर हो या और भी खबरें हों, कई लोगों के जो पर्सनल उसमें रिसर्च हैं उस पे भी, प्रशांत भूषण ने अभी 2-3 दिन पहले भी एक ट्वीट किया था, आज भी ट्वीट किया है, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव को भी उन्होंने कोट करते हुए ट्वीट किया है। और ऐसी चीज़, दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण जयशंकर जी वो ये कि महिलाओं को पैसा देना 10,000 रुपये, एक मैसेज ये गया है कि 2,000-2,500 नहीं, अब तो ये सरकार 10-10 हजार रुपये महीने दे रही है, महीना। तब तो हो गया किस्सा खत्म, खेल खत्म, ये माना जाए। हाँ, बेसिकली ये एक तरह का ब्राइबरी है, रिश्वत है, रिश्वत देने की बात की जा रही है। हालांकि दिल्ली में तो महिलाओं को 2,500 रुपये दे रहे थे कि जिस दिन सरकार बनेगी उसके अगले दिन से पहले ही कैबिनेट में हो जाएगा फैसला, लेकिन आज तक तो दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि भाई कहाँ गया हो। तो इस तरह ये तो इनके लिए तो कब ये पलट जाएंगे, इनकी जबान जो है वो कब कितनी तेजी से पलटती है इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ठीक है, चूंकि 5 किलो अनाज दे ही रहे हैं, पहले से आप दे रहे हैं 10,000 रुपये। अभी तक तो आप कहते थे नीतीश कुमार पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। जब भी कभी कोई बात आती थी कि भाई नियुक्तियाँ होनी चाहिए, नौकरियाँ मिलनी चाहिए, बेरोजगारी का सवाल है या ये सब होना चाहिए, तो कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ है पैसा। अब 10,000 रुपये अगर आप देंगे महिलाओं को तो पैसा कहाँ से आएगा, ये तो नीतीश कुमार को या उनकी सरकार को बताना चाहिए। लेकिन खैर ये सब तो चुनावी जुमले हैं, चुनाव के समय ये सब बातें चलेंगी। हो सकता है एक आध किस्त मिल भी जाए, एक आध किस्त का कुछ हिस्सा भी मिल जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। फिर जो सरकार अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मतलब ऐसा नहीं है, बिहार के लोग काफ़ी जागरूक हैं और 5 किलो के बाद भी लोगों का दिल दिमाग खुला ही रहा है। ऐसा नहीं है कि एक मुश्त इनको उसका लाभ एक आध बार तो मिलना ठीक है, मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सवाल यह है कि देखिए, जो बात हो रही है SIR की बात हो रही है, हम शुरू से ही इसी मंच पे कहते रहे हैं कि भाई चुनाव होगा कैसे। आप चुनाव मतदाता सूची तो तैयार कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। अब उसमें इतने इफेंट बर्ड्स आएंगे भाई। अब जो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा 12वां दस्तावेज, मानना पड़ेगा आधार कार्ड। अब अगर जिनके 80,000 लोगों के नाम कटे हैं उनमें से कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, कितने के पास नहीं है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैसे किस आधार पे आपने BLO के नाम पे अगर निकाल दिया मतदाता सूची से नाम, तो फिर उसका क्या हो सकता है। ये इस तरह के सवाल तो आएंगे। अपोजिशन को मैंने कहा कि बार बार अपोजिशन को ये दबाव बनाना चाहिए कि भाई साहब, जिस मतदाता सूची के आधार पे 2024 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, और जिस उस मतदाता सूची को जनवरी में संशोधित किया गया था, उसी पर चुनाव होना चाहिए। SIR की प्रक्रिया फिलहाल के लिए टालिए, पूरे देश में कर लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, बिहार के साथ भी कर लीजिए, बिहार को भी उसमें शामिल कर लीजिए। लेकिन वो क्या गांव में कहावत है कि वो क्या घर में आई बारात तो क्या याद आया। तो अब सब चुनाव सर पे है और आपको पता लगा कि साहब आप जो है SIR की प्रक्रिया ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डंडा अलग से आपके सर पे चढ़ा हुआ है। अभी तक आप नहीं बता पा रहे हैं कि भाई जो 65 लाख नाम काटे गए थे उनका क्या हुआ, उसमें क्या नया हुआ, जो उसमें आपत्तियां दर्ज की गई थी, उसमें जो आधार कार्ड को जोड़ने के बाद फिर कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें अभी तक तो क्लियर हुई नहीं है।
तो जैसे प्रफुल्ल भी कर रहा है तो बहुत सही कर रहे हैं कि भाई जैसे अब 2024 की मतदाता सूची को तो उन्होंने गायब ही कर दिया, और वो नई मतदाता सूची आएगी वही बनाएंगे, नई मतदाता सूची बन नहीं पाएगी। चुनाव आपको नवंबर में ही करवाने हैं, तो या तो यह है कि 6 महीने के लिए टालिए आप राष्ट्रपति शासन लगा करके, 6 महीने बाद चुनाव कराइए, तब तक मतदाता सूची बनकर तैयार हो जाए, आपत्तियों पे का निपटारा हो जाए। लेकिन अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की नज़र भी तो डे बाय डे के अफेयर्स पे जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा होगा, वो भी कलेक्टिव रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट को भी उसके संज्ञान में कहीं न कहीं से कोई लाया ही होगा कि भाई 80,000 मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र से अगर निकाल दिए गए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। आधार कार्ड उसमें से कितने लोगों के पास था, कितने लोगों के पास नहीं था, कितने लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में उसमें से मतदान किया था। तो ऐसा कौन सा आधार आ जाएगा, या कैसे किस आधार पे आप साबित कर देंगे कि वो घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए तो आपकी सरकार क्या करती रही भाई, एक दिन में आकर के तो नहीं बस गए होंगे वहां पे, और अगर एक दिन में आ गए हैं तो नीतीश कुमार से बड़े तो अमित शाह जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके जिम्मे है। तो कैसे आ गए, घुसपैठ कैसे कर गए, घुसपैठ कर गए, उनका मतदाता सूची में नाम भी जुड़ गया, कमाल की बात है। तो ये सारी चीजें लोगों के दिल दिमाग में भी आ रही हैं, सवाल तो लोगों के उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, प्रशांत किशोर की जो बात मैंने भी कही थी, प्रशांत किशोर के साथ जो मतदाता या जो जनाधार जो जुड़ रहा है वो अंत तक टिकेगा नहीं। ये मैं शुरू से ही कहते रहा हूँ कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उसमें खास तौर से कुछ लोग हैं जो बेसिकली बीजेपी के ही लोग हैं, बीजेपी का ही मतदाता वर्ग है वो, तो वो अंत होते होते वो चला जाएगा बीजेपी के साथ। और जो सोशल जस्टिस वाली ताकतें हैं उसमें से भी कुछ लोग अगर उनके साथ जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब देखेंगे कि वो लोग उधर जा रहे हैं तो ये लोग आरजेडी कैंप में आ जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो सवाल उठा रहे हैं उनसे असहमत होने का हमारे लिए तो कोई सवाल नहीं है जी। वो बहुत ही जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं, बहुत तथ्यों के साथ, बहुत शोध के साथ उनकी जो रिपोर्ट्स ला के दे रहे हैं, करप्शन के केसेस जो जिस तरह से बता रहे हैं, उस पर बात तो होनी चाहिए। अपोजिशन को तो खड़ा करना चाहिए। प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रफुल्ल जी चाहता हूँ, सवाल वो बहुत ही जेन्युइन उठा रहे हैं, लेकिन इस जेन्युइननेस के पीछे इरादा क्या है? अगर आप जो सम्मिलित शक्ति जो इस सवाल का हल ढूंढने के लिए जो आपसे बड़ी शक्ति अगर काम में लगी हुई है तो उसके विरोध में जाकर के आप अपने सवाल को कोई सार्थक हल नहीं निकाल पाएंगे। सत्य को सार्थकता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इनके मुद्दे बिल्कुल जेन्युइन हैं, लेकिन ये जिस तरीके से उठा रहे हैं वह नहीं लगता है कि इनका इरादा इसके हल पाने का है, बल्कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए उन्हीं को लाभान्वित करने का है जिनके खिलाफ ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ प्रफुल्ल जी, लेकिन ये है ना कि भाई वो जो सवाल उठा रहे हैं या जिस तरह से घपले घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो उसको तो विपक्ष अपना औजार बना सकता है, विपक्ष उस पर हमलावर हो सकता है। भाई आप बताओ, तो वही नीतीश कुमार हो ना जिसने अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जब कोई आरोप लगा था या तेज प्रताप पे आरोप लगा था तो कहा था कि आप लोग आकर के सार्वजनिक रूप से सफाई दीजिए, और नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए विकल्प नहीं रहेगा। तो आप तो हट गए थे सरकार से। अब आप बताइए कि अशोक चौधरी जी के मामले में या उनकी बेटी के मामले में या मंगल पांडे के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, या सम्राट चौधरी के 3 नामों के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में, जो बकायदे चुनाव आयोग में एफिडेविट्स में क्लियर है, तो उसके बारे में, दिलीप जायसवाल के बारे में, संजय जायसवाल के बारे में और लोगों के बारे में जो उठा रहे हैं सवाल, वो उन सवालों के जवाब तो चाहिए। अब सवाल कौन उठाता? देखिए होता क्या है प्रफुल्ल जी, कि कई बार नूरा कुश्ती जो है उसमें कोई घूसा थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो पता लगा कि फिर सामने वाला भी उसी स्टाइल में घूसा मारता है, तो ये कभी कभी बदल जाता है समीकरण। तो ठीक है, वो बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, सी टीम के लिए काम कर रहे हैं, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमसे मतलब ये है कि अगर वो पर्दाफाश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एक चीज कहा, अब उसमें तो उनकी भी नियत पर सवाल उठता है कि भाई हमने लिख करके दिया था प्रधानमंत्री को ये झूठा भाषण बोलने के लिए कि मोतिहारी शुगर मिल से बनी हुई चीनी की चाय अगली बार जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो पिएंगे। ये प्रशांत किशोर कहते हैं।
तो विपक्ष को पूछना चाहिए कि भाई प्रशांत जी आप बताओ और मोदी जी आप बताओ, क्या हुआ शुगर मिल की चीनी का काम? शुगर मिल का सारा जो भी औजार कर रहा था वो सब कुछ तो बेच बाच करके भाजपा के लोग हड़प गए, तो उसमें हुआ क्या? ये जो जेन्युइन सवाल है, देखिए वोट चोरी तो हो ही रही है, वो तो एक इशू बन चुका है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी जो सवाल हैं कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, उन सवालों को जनता से सीधे हुए जुड़े हुए सवाल हैं, उनको सामने लाने का काम भी विपक्ष का है और उसको उसकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जी राजीव जी प्रफुल्ल जी कुछ जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर कि प्रशांत किशोर की बयानबाजी का कुल मकसद ये है कि खुद राहुल गांधी उनकी बयानबाजी को किसी प्रकार से कॉग्निजेंस में लें और तब खेल बीजेपी नहीं प्रशांत किशोर वर्सेस राहुल गांधी हो जाए। ये पूरी की पूरी राजनीति की कोशिश है कि उसको, इसलिए उनको सेंट्रल स्टेज दिया जाए। वो सोचते रहे कुछ भी, वो कुछ भी सोचते राहुल गांधी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दें। जी वो कुछ भी सोचते रहे, लेकिन राजनीति के कच्चे खिलाड़ी राहुल गांधी भी नहीं है, 20 साल से राजनीति में हैं और वो जीत के आ रहे हैं संसद में, इसलिए। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे इस पे, कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखिए जोड़ने का तो है इसमें, तो इस बहस को आप कितना भी लंबा खींचे ये बहस खत्म नहीं होने वाली है। एक बात बोलने से दूसरी बात छूट गई लगती है। देखिए पूरे इस चुनाव में एक बात जो हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई, वो ये है कि वोट चोरी को लेके, ईवीएम को लेके, वोट मैनेज करने को लेके अब तक जितनी बातें कही जाती रही थी वो चिपकती नहीं थी मोदी सरकार पर। लेकिन बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा चिपक चुका है जनता के बीच में। अब एसआईआर बोल के लोगों को नहीं समझ में आता है कि एसआईआर का, कोई बोलेगा एसआईआर का मुद्दा है ही नहीं। हाँ भाई नहीं है एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा है। वोट चोरी जहां बोलते हैं लोग बोलते हैं और हर वर्ग के लोग बोलते हैं ये सरकार वोट में तो गड़बड़ कर रही है। ये बात राहुल गांधी ने सबके दिमाग में बैठा दी है और ये इस चुनाव की नतीजे जो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव की और आने वाले सभी चुनाव की बन गई है कि ये सरकार वोट चोरी करती है, चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये तमाम बातें बैठ गई है। अब जनता कैसे प्रतिक्रिया देती है, वोट दे करके एक और मौका देती है, अगर उसके मन की बात नहीं होती है तो कैसी प्रतिक्रिया देती है, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन यहाँ के वोटरों का बर्ताव दूसरे प्रदेशों में जहां चुनाव होने वाले हैं उनको शंकित कर रहा होगा और वो भी मानसिक रूप से तैयार हो रहे होंगे कि हमें चुनाव में कैसे वोट देने जाना है। वहां की पार्टियां भी, वहां के मतदाता भी मेंटल मेकअप कर रहे होंगे। ये बिहार के चुनाव का महत्व हमें नजर आता है यहाँ के ही लोगों की प्रतिक्रियाओं में। इतना ही जोड़ना चाहता हूं। जी और आप अमलेंदु जी अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी राजीव जी, देखिए जो अभी तक चल रहा है बिहार में उसमें एक चीज तो साफ है कि एसआईआर उसे कह लीजिए चाहे वोट चोरी कह लीजिए, वो निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा तो होगा। लेकिन सवाल ये राजीव जी कि अगर मान लीजिए 4 करोड़ लोगों के या 2 करोड़ लोगों के नाम कट गए तो जिनके लिए मुद्दा है वो तो वोट डाल ही नहीं पाएंगे। तो अब जो जिनके लिए मुद्दा है वो सबसे पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि उनका वोट बचे, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की 7 और 8 अक्टूबर की सुनवाई जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो याचिकाकर्ता है उनको साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहना चाहिए कि भाई इस पर बाद में आप करते रहिएगा कि ये क्या है क्या नहीं, पहले तो इसको रद्द कीजिए। सबसे पहले इस वोटिंग लिस्ट पे नहीं हो सकता चुनाव, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, और ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है। पहले तो इसी पर बात कर ली जाए कि ये करा भी सकते हैं नहीं करा सकते। अगर मान लीजिए इस वोटर लिस्ट पे चुनाव करा लिया गया और कल को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर इस वोटर लिस्ट पे बना हुआ चुनाव जो है वो वैध होगा कि नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक संशय पैदा क्यों कर रहा है कि एक चुनाव ऐसा हो जाने दे जिसकी वैधता पर सवाल हो। राजीव जी, अभी तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति जो हुई है उसकी वैधता पर ही सवाल सुप्रीम कोर्ट में।
कि इनकी नियुक्तियां वैध है कि नहीं है। तो एक अवैध, जिसके ऊपर संदेह है कि अवैध मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो एक अवैध चुनाव करा दे, तो ऐसे रास्ता क्यों खोला जाए। तो मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता जो है उनको 7 अक्टूबर को पहले यही बात करनी चाहिए कि साहब पहले तो यही तय कर लिया जाए कि ये अवैध मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, ये जो SIR करा रहा है ये वैध है कि नहीं, से कराने का अधिकार है कि नहीं, पहले इसको तय कर दो, उसके बाद चुनाव जो है होगा या नहीं होगा इस पर तय किया है। मुझे लगता है राजीव जी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद सारे मुद्दे तय होते रहेंगे। बाकी प्रशांत किशोर क्या है और नीतीश कुमार क्या है वो सब आने वाला समय बताएगा। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रशांत किशोर वही है जो अरविंद केजरीवाल थे, दोनों का बिल्कुल एक तरीके का कारनामा है, एक ही रसोई से दोनों के लिए खाना भी आता है, सारी बातें हैं। तो इसलिए उनकी बात जाने दीजिए, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर वोट चोरी मुद्दा है और अगर SIR मुद्दा है, तो पहले 2 करोड़ लोगों के वोट बचाए जाने हैं, इस पर बातचीत होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे मैच देखना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, इसलिए इस कार्यक्रम को जल्दी ख़त्म करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि आज फाइनल मैच है और बहुत लोग पहले से, कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, कई लोगों के पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि आज मैच देखने की इच्छा है। तो मैच देखिए आप भारत और पाकिस्तान के बीच, मज़े लीजिए और हम लोगों को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, प्रेम कुमार जी, प्रफुल्ल कोलख्यान जी, अमलिंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मुकीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, नितेश कुकादिया जी हमारे साथ हैं और राजन बंसोड़े जी, असलम चिश्ती जी लिख रहे हैं कि मुझे मैच नहीं देखना। जी बिल्कुल, और हामिद खान साहब हैं, मुझे भी